15-16 डेज़ एनआईसीयू में स्पेंड करने के बाद जब फाइनली मेरे बेबीज़ को डिस्चार्ज मिला, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू इन वर्ड्स कि उस दिन मैं कितनी एक्साइटेड थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी क्योंकि हॉस्पिटल में यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मुझे ये भी पता था कि अब जब हम अपने बेबीज़ को घर लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ़ दैट ऑल टुगेदर, थोड़ी सी नर्वसनेस, बहुत सारी खुशी, यही थी मेरी उस दिन की फीलिंग। फाइनली बेबीज़ को घर लाने के बाद किन किन बातों का ध्यान हमें रखना पड़ा, किस तरह का हमें केयर उनका करना पड़ा, क्या उनका रूटीन था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इंडियन यूट्यूबर जो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। प्रीमी बेबीज़ में जो सबसे बिगेस्ट कंसर्न होती है वो होता है उनका वेट। लेकिन ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप बेबीज़ को घर लेके आते हैं एंड उन्हें घर के लोगों से प्यार दुलार और जो पॉजिटिविटी आप उनके आसपास क्रिएट करते हैं, उससे भी बेबी का वेट गेन जल्दी होता है। मैंने ये देखा कि जब वो लोग हॉस्पिटल में थे उसके कंपैरिजन में जब हम उन्हें घर लेके आए तो उनका वेट गेन जल्दी होने लगा। सो डोंट वरी, आई मीन जब आप उन्हें घर लेके आएंगे आप देखेंगे कि जल्दी जो है उनका वेट गेन होने लगेगा। एज अ पेरेंट ऑफ प्रीमी ट्विंस मैं आपको ये गारंटी में बोल सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप बेबीज़ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाएंगे तो आपको फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नहीं, शुरुआत के कुछ महीने आपको बार बार लगातार जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर्स देखना चाहेंगे कि बेबी कैसा है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है। एंड हर विज़िट में आपको बेबी का वेट गेन चेक करना पड़ेगा, बेबी के मेजरमेंट्स होंगे। तो शुरुआत के कुछ महीने जो है आप, आई थिंक यू विल गेट यूज टू विजिटिंग द हॉस्पिटल एंड बेबी का वेट मेजरमेंट, ये वो शुरुआत के कुछ महीने इसी सब में बीत जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज़ वो सिर्फ कुछ घंटों की बात होगी बिकॉज उसके बाद आपको बेबीज़ के साथ आराम से घर आने दिया जाए। प्रीमी बेबीज़ के लिए सही रूम टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक ठंडा दिन है तो आप बेबी को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनाइए। बेबी को बिल्कुल भी ओवर ड्रेस मत करिए बिकॉज उससे हीट जनरेट होगी एंड वो बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा बेस्ड ऑन द वेदर एंड द क्लाइमेट आउटसाइड। आप घर के एक रूम को एनआईसीयू में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका ये मतलब है कि जिस रूम में आप अपने बेबीज़ को रखेंगे उस रूम में आप विज़िटर्स की जो विज़िट है बहुत ही ज़्यादा, या आई वुड से एकदम नो कर दीजिए एटलीस्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज लोग आएंगे, इट्स वेरी नेचुरल कि वो बेबीज़ को देखना चाहेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। बट आई एम श्योर अगर आप उन्हें पोलाइटली एक्सप्लेन करेंगे कि बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम अभी वीक है एंड उसे डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, देन आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जब लोग बाहर से आते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो अपने साथ किसी तरह का इन्फेक्शन लेके आएँ, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं फॉर प्रीमी बेबीज़ या any newborn baby for that matter. So keep visitors visit to literally know for initial few months. Second thing is जिस रूम में आप अपने बेबी को रखेंगे और जो वहाँ पे बेड होगा उसकी बेडशीट आप डेली बेसिस पे अगर हो सके तो चेंज करिए क्योंकि हाइजीन एंड क्लीनलीनेस मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। थर्ड थिंग इज़ जिस तरह की आप बेडशीट आप यूज़ कर रहे हैं, आई वुड से कि यूज़ लाइट कलर्स, क्योंकि अगर आप एक वाइट कलर की बेडशीट यूज़ करते हैं तो अगर उस पर मान लीजिए कुछ गिरा हो या कोई कीड़ा हो या कुछ भी हो आप इजीली उसको स्पॉट कर सकेंगे। सो माय सजेशन इज़ यूज़ अ लाइट कलर बेडशीट। फोर्थ थिंग, आप उस रूम में बेबी के जो भी नेसेसिटी की जो भी चीज़ें हैं उसी रूम में रखिए। ऐसा ना हो कि आप बार बार बाहर जा रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, जो भी है, मान लीजिए आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रही हैं वो वहाँ पे रखिए। स्टेरिलाइज़र, अगर आप पानी गर्म करना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप
केटल वहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपके बेबी की नेसेसिटी की चीज़ें, नीड की चीज़ें हैं, आप उस रूम में रखें। प्रीमी बेबीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड आमतौर पे ये इन्फेक्शंस जो हैं वो हवा से फैलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है, एंड आई नो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको सर्दी, ज़ुकाम या खांसी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल भी बेबीज़ के कॉन्टैक्ट में ना आए। एंड हो सके तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मास्क का यूज़ करें। डबल मास्क वो पहन सकते हैं, ताकि क्योंकि एक घर में रहते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बेबीज़ को एकदम से प्रोटेक्ट करना। तो अगर हो सके तो वो मास्क का प्रयोग करें, ताकि कम से कम इन्फेक्शन हवा में फैले। कई बार ऐसा होता है कि बेबीज़ फीड लेते हुए सो जाते हैं या ज़्यादा घंटों तक सोते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट इनिशियल जो 1 to 3 मंथ्स है, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप बेबी को हर 2 घंटे पे उठा के फीड ज़रूर कराएँ। 3 मंथ के बाद आप अगर चाहें तो आप बेबी को फ़ीड ऑन डिमांड कर सकते हैं, यानी कि जब बेबी मांगे तभी आप उसे फ़ीड कराएं। लेकिन इनिशियल जो है 1 to 3 मंथ्स बहुत ज़रूरी है कि आप एक रूटीन सेट करके बेबी को हर 2 घंटे पे फ़ीड ज़रूर कराएं। हर फीडिंग सेशन के बाद बेबी को बर्प कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेबी बर्प नहीं करेगा तो उसके पेट में दर्द होगा एंड देन बेबी विल गेट रियली क्रैंकी। सो मेक श्योर कि आप बेबी को हर फीडिंग सेशन के बाद बर्प ज़रूर कराएं। अगर आप ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर रहे हैं, बॉटल्स यूज़ कर रही हैं बेबी को फीड कराने के लिए, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से किसी भी बेबी लिक्विड सोप से धो के उसको स्टेरिलाइज़ करें टाइम टू टाइम। स्टेरिलाइजेशन के लिए आप चाहें तो इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है एंड रेकमेंडेड भी है। अगर नहीं तो आप अपने किचन में भी बॉटल्स को अच्छे से स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं। आप एक बर्तन में पानी लेके उसको उबाल लीजिए और उसमें अपनी बॉटल्स को डाल दीजिए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ें बेबी के कांटेक्ट में आ रही हैं उसे अच्छी तरह से क्लीन रखें और उसकी हाइजीन मेंटेन रखें। अगर हो सके तो आप बेबी को एटलीस्ट 2 या 3 बार दिन में अच्छे से मसाज दीजिए। मसाज से बेबी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होती है। बेबीज़ वेट गेन करते हैं मसाज से, एंड दिन भर लेटे उनकी बॉडी में भी दर्द होता है। तो जब आप उन्हें मसाज देते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, उनको अच्छा फील होता है, अच्छे से सो पाते हैं। सो आई वुड से कि अगर आपके पास टाइम है एंड आपके पास रिसोर्सेज हैं, देन प्लीज़ एटलीस्ट 2 या 3 बार बेबी को मसाज देना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बेबीज़ को डिस्चार्ज करा के घर लेके आए थे तो मेरी बेबी गर्ल का वेट था आई थिंक ऑलमोस्ट 2.1 या 2.2 एंड मेरे बेबी बॉय का वेट ऑलमोस्ट 1.9 या 2 kgs हो चुका था। लेकिन डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि जब तक बेबीज़ एटलीस्ट 3 kgs के नहीं हो जाते हैं, आप उन्हें वो प्रॉपर जो बात होती है वो मत दीजिए, क्योंकि अभी बेबी के बॉडी में उतना फ़ैट नहीं है। सो इनिशियल के कुछ हफ्ते जो है मैंने बेबीज़ को सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दी थी, जहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेके उसे गर्म पानी या हल्के गर्म पानी में डुबो के उसको अच्छे से निचोड़ के बेबी की पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन करके फिर मैं उनके कपड़े चेंज करती थी। सो इनिशियल फ्यू मंथ्स मेरा यही रूटीन था। जैसे ही उनका वेट 2.8 2.9 हो गया, मैंने उन्हें प्रॉपर जो है बात देनी शुरू कर दी थी। मेरी ऑब्जर्वेशन यही रही है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप बेबी को डेली बाथ देते हैं या डेली आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ देते हैं, इससे बेबी को कोल्ड या सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बेबीज़ को KMC दे रही थी जब वो हॉस्पिटल में थे, देन आई वुड से कि फॉलो द सेम थिंग। घर ले आने के बाद भी अगर हो सके तो आप एटलीस्ट 1 या 2 घंटे बेबीज़ को घर में भी KMC दीजिए, क्योंकि KMC से बेबीज़ जल्दी रिकवर होते हैं, उनका वेट गेन होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सो KMC इज़ अ बिग मस्ट अगर आप उन्हें घर लेके आ गई हैं तो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड मैं इस पर डेफिनेटली एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि बेबी की तबीयत ख़राब है या कोई भी आपको ऐसा साइन दिखे, देन आई वुड से प्लीज़ आप बेबी को डॉक्टर के पास ले जाइए। आई नो देयर आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज़, लोग आपको बहुत सारे सजेशंस देंगे कि ये हमने ये किया था, इससे ठीक हो जाएगा, ये करो वो करो, ऑल दैट। बट आई वुड से कि प्रीमी बेबीज़ के साथ हमें चांस नहीं लेनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, वो भी इनिशियल फ्यू मंथ्स। जब तक बेबी की इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो जा रही है तब तक ही बात है, उसके बाद आप अपना कॉल खुद से ले सकते हैं। बट
इनिशियल फ्यू मंथ्स जब आप बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लाए हैं, आई वुड से कुछ भी आपको ऐसा लगे प्लीज़ डॉक्टर के पास ले जाइए एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड कि बेबी की तबीयत कैसी है। शुरुआत से ही बेबी का एक स्लीप रूटीन सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बेबीज़ आमतौर पे शाम से थोड़े से क्रैंकी, थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, वो बस अपनी मदर से लैच किए रहना चाहते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप उनका एक रूटीन सेट करें ताकि बेबी को पता चले कि हाँ इतने बजे या ये टाइम हो गया है सोने का। इससे आपको भी बहुत आराम मिलेगा, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब बेबी 3 मंथ्स का हो जाए तो आप उसे टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। आप 2-3-4 मिनट ऐसे शुरू करिए। एंड अगर आपका बेबी नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि कोई घर का बड़ा सदस्य वहाँ पे मौजूद हो, नहीं तो देयर आर चांसेस कि बेबी जो है अपनी नाक दबा लेंगे एंड उससे उनको सांस लेने में या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। सो पेरेंटल गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है जब आप बेबी को टमी टाइम दे रहे हैं तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जब हम बेबीज़ को घर लेके आए। एंड छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बेबीज़ जल्दी रिकवर होंगे, उनका वेट गेन जल्दी होगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़। बाय फॉर नाउ।